तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम व्हाट विल बी ₹20 आर्टिकल कॉस्ट एट द एंड ऑफ 2 years। देखो एक साल में 8% इंक्रीज किया, फिर जितना वो अमाउंट हो गया उस पे इंटरेस्ट लगा, फिर 8% फिर इंक्रीज कर दिया, तो आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ 2 years कितना अमाउंट हो जाएगा। इनिशियल आपके पास ₹20 थे, ₹20 का एक आर्टिकल था। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को सोल्व करने में देखो एक में 8 है, दूसरे में भी 8 है, तो इसका एक फार्मूला भी पहले याद कर लो आप। तो ऐसा अगर आपको गिवन हो तो 8 + 8, अगर आपने बताना हो कि एट द एंड ऑफ 2 years कितना इंटरेस्ट हो गया। एक साल में 8 है, एक साल दूसरे साल में 8 है, तो कम्युलेटिव इंटरेस्ट कितना हो गया। तो 8 + 8 + 8 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें आप देखो ना, इसमें क्या करोगे कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, प्लस xy/100। ठीक है, तो ये x क्या है, x फर्स्ट ईयर में, y सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो इस वे में सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16.64 आया। अब 16.64 आ गया तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 स्टार्टिंग में था, 2 साल के बाद 16.67 इंटरेस्ट हो गया। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, नियर अबाउट 16 दूनी 32, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, मतलब इसके बीच में आंसर आएगा। What sum invested for 2 years at 12% compounded annually will grow to ₹this। ठीक है, तो अब यार इसमें पता क्या है, चीज है जो आप प्रीवियस फॉर्मूला यूज किए थे वो आप कभी कभी यूज करना, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में आंसर आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको सेकंड मेथड अब समझ लो कैसे करोगे। अब एक्स था, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी एक्स थी। अब आपने क्या किया, 12% एनुअली इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो 12/100। अब ये कितना हो जाएगा आपका 3/25 आ गया। ठीक है, अब 3/25 तो आपका इंटरेस्ट हो गया, तो आपका इंक्रीज कितना करेगा एक्स पर ईयर, 28 क्योंकि इसमें आप ऐड कर दोगे तो 1 ऐड कर दोगे, +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 28/25 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर टोटल पे इंटरेस्ट लगा, फिर टोटल कितना इंक्रीज कर जाएगा, 28/25। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया ये, 4390.4 के बराबर आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका 3500 आंसर आएगा। What sum of money will become 1352 in 2 years at 4% per annual compound interest। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4% कितना हो गया, 1/25 हो गया। उसको आप क्या लिख सकते हो, 26/25 लिख सकते हो। 26/25 इंक्रीज कर रहा है 2 साल के लिए, पहले x अमाउंट था, फिर 26/25, फिर आपका 26/25, ठीक है, इज इक्वल टू 1352। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1250। What sum lent at 5% per annual compound interest will amount to ₹441 in 2 years। जहां पे देखो ये सिंपल से हो ना यार, मतलब देखो 5% है, 441 है, मतलब कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी, वहां तो ऑप्शन ही आप मतलब देख के निकाल दोगे आंसर। जैसे इसका 5% इंक्रीज करते हैं तो कितना हो गया, 420 हो गया, फिर 5% इंक्रीज करो तो 21 हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल ही आप ऑप्शन, जो सिंपल ऑप्शन है ना, पहले उसी को ही सोल्व करके देखना। अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहा है तो आप दूसरा मेथड यूज करना। If total amount interest earned after 2 years at the rate of 12% per annual is ₹this, then the principal amount is कितना होगा। देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 12 + 12 + 144/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25.44 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंक्रीज कितना करेगा, इसमें से इंक्रीज करेगा जो आपका, इसमें 100 आप ऐड कर दोगे तो 125.44% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल होगा। अगर आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करोगे 125.44% से, तो आपका आंसर आएगा 228.96। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन है, अब इसकी कैलकुलेशन करने में जाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा, तो आप पता क्या करो, देखो इसके लास्ट में क्या है 6, इसके लास्ट में क्या है 4। आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 6 आएगा, तो आप ऑप्शन में देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 4 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौका 36, 6 आ जाएगा लास्ट में, तो 900 इज द राइट आंसर। If a sum of ₹1000 deposited at compound interest double after 4 years, after 20 years it will become, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था यार, x raised to power 1/n1 is equal to y raised to power 1/n2। तो इसमें क्या है कि देखो x क्या है, जो x आपका जो अमाउंट डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब जितने टाइम्स हो रहा है उसको x है वो, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, और कितने साल में हो रहा है वो 4 साल में हो रहा है। और y को आप निकालना है कितना होगा।
ठीक है 20 ईयर्स में, तो 1/20। इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करोगे, अगर मान लो कि y 32 है तो y 32 को क्या लिख सकते हो, 2⁵5 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 5/20 हो जाएगा ये, तो 1/4 आ जाएगा, तो 32 गुना हो रहा है, तो 32,000 इज द राइट आंसर। If Raja paid total amount rupees this after 2 years with compound interest at 4% per annual, then the principal amount taken by the Raja must be, ये कितना हो गया, ये मैंने आपको पहले जैसे बताया था 26/25 हो गया, ठीक है। फिर 26/25 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 324.48, 324.48 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जहाँ इसको आप दूसरे मेथड से करो, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है यार। देखो जहाँ पे कैलकुलेशन कम है, 4×3=12, 312, ठीक है, फिर इसका 4% ले लो तो 324/48, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। What is the time in which ₹2000 will amount to ₹2420 at 10% per annum? देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 2000 का 10% लिया तो आपका कितना हो गया 2200, फिर उसका 10% लोगे तो कितना आ जाएगा 2420, तो 2 years में हो रहा है। A sum of money invested at compound interest to ₹1000 in 3 years and to ₹1040 in 4 years. The rate of interest per annum is, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, जब भी आपका ईयर्स एक साल इंक्रीज करे, ठीक है, और अमाउंट आपको गिवन हो कितना अमाउंट और इंक्रीज कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको यूज करना है। 10, A2 क्या है 1040, A1 क्या है 1000, तो 40 डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। चलो ये थे मतलब क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। अब जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको देखो 2-3 चीजें मैं पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एटम होता है, एटम के बाद एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट से क्या बनता है, आपके कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर उसके बाद पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। जो एटम्स है ना, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऐसे, ठीक है। जो भी मैटर बनते हैं, मतलब मैटर जो भी है, जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो सारे एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो एटम का थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको क्या होता है एटम। एक छोटा न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, और एक मतलब आउटर शेल होते हैं, मतलब ये काफी सारे हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये हायर एनर्जी लेवल हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसके आजू बाजू रिवॉल्व करते रहते हैं, और इनकी रिवॉल्वमेंट के कारण ही ना, मतलब ये एक वेव जनरेट करते हैं, और इसी के कारण ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के साथ अट्रैक्ट करके, मतलब यहाँ से न्यूक्लियस की तरफ, मतलब वहां पे कोलैप्स नहीं कर जाते, मतलब न्यूक्लियस में नहीं समा जाते। वो इसलिए नहीं समाते क्योंकि वो रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्वमेंट आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो वो एक मतलब उसकी एक वेव, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ना एक वेव जनरेट करते हैं, जो कि इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ओवरकम कर पाते हैं, तो इसलिए वो उसमें कोलैप्स नहीं करते न्यूक्लियस में जाके, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का एटम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आपको, चलो एटम का थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि जो एटम्स किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लो एक आइसोटॉप्स हो सकते हैं, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, ठीक है। चलो दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली आइसोबार्स, अब क्या होता है कि एटम यार मतलब सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी एटम्स हो सकते हैं, क्योंकि यार अर्थ पे देखो कितने सारी तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग है। जैसे आप मान लो कि कुछ भाई हैं, वो मतलब देखने में सेम है, जो बंदे देखने में सेम है उनमें मतलब एटम्स डिफरेंट टाइप के हैं। तो उसको आप जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, तो हाइड्रोजन में क्या है कि वो देखने में सेम है, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है। जैसे कि दो भाइयों का मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, उनका वेट डिफरेंस हो सकता है, पर देखने में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो, ठीक है, और जिनका एटॉमिक नंबर वेरी करे। जैसे आप एक्स वाई मान लो, ठीक है। अब दोनों एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर इन दोनों के डिफरेंट है, बट उनका मास नंबर क्या है, दोनों का सेम है, 4 तो ये होते हैं आइसोबार्स, मतलब सेम मास नंबर। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था थॉमसन ने, ठीक है। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, और रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने किया था जैसे एक अल्फा पार्टिकल लिया, उसने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया। ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस के होते हैं, ठीक है, और इसको स्ट्राइक किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार मतलब आगे उसने एक मतलब शीट लगा दी, जिसमें मतलब उसने ऑब्जर्व किया कि मतलब बहुत सारे तो सीधे सीधे पास कर गए, मोस्टली जो है वो पास कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट किए, ठीक है,
और बहुत ही कम हजारों में से कुछ मतलब रिबाउंड कर गए, वापस उसकी तरफ आ गए। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। तो उसने इससे फाइंड आउट किया था कि एक एटम नाम की चीज है जिसमें कि एक न्यूक्लियस है, क्योंकि कुछ रिबाउंड किए थे तो उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ मास कंसंट्रेटेड है यार जो उसको रिबाउंड करवा रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था ये। विच आइसोटॉप्स इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे यूरेनियम 235 यूज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को जब आप स्ट्राइक करते हो यूरेनियम से तो यूरेनियम क्या करता है, आगे ब्रेक कर जाता है। फिर आप मतलब दो में ब्रेक किया, फिर आपने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर दिया, तो फिर ये दो आगे फिर में ब्रेक करेगा। तो ये मतलब इस तरह की फिशन रिएक्शन होती जाती है, मतलब कंटिन्यूसली होती जाती है। और यहाँ से जब भी एक मतलब ब्रेक करता है तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को हम एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम 235 यूज होता है। वाई वॉज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड, थॉमसन मॉडल ने, देखो मैं आपको बता देता हूँ थॉमसन मॉडल क्या था। एक आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज में क्या है कि मतलब लाल लाल सारा तरबूज होता है और बीच में क्या होते हैं, बीच में बीज होते हैं। तो उसने बोला कि जो ये बीज हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसी एटम होता है, एटम के बीच, एटम एक मतलब तरबूज की तरह है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो बीज हैं, और जो लाल लाल मटेरियल है वो सारा क्या है, वो सारा प्रोटॉन्स है जो कि स्कैटर किया हुआ है इसके आजू बाजू में। ठीक है, तो ये थॉमसन ने एक मतलब एक एटम के बारे में बताया था, लेकिन बाद में जाके इसमें बहुत सारी गलतियां मिली थी, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इससे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है एक एटम में और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, चलो अब थॉमसन के मॉडल की क्या खामियां थी। एक तो उसने ये नहीं बताया था कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज है उसमें अट्रैक्शन होती है। ठीक है, कुछ स्क्रीनिंग होती है इन दोनों में, तो उसने वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी। उसने तो सिर्फ ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इट डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं यार इलेक्ट्रॉन्स तो उसने बताया था, ये गलत हो गया। इट डिड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, अब मैंने आपको बताया जैसे एक न्यूक्लियस होता है उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे रोटेट करते हैं। तो ये भी उसने नहीं बताया था थॉमसन ने। इट एक्सप्लेन द एटम एज अ होल टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये उसने बताया था यार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये उसने बताया था। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। What was the source of alpha particles in Rutherford scattering experiment? Helium nucleus में, तो helium nucleus ये मैंने आपको पहले बता दिया। What property of an element determines its chemical behavior? Valency of an element, जब भी देखो आप सोडियम आयन ले लो, तो सोडियम आयन में क्या है, ये एक वैलेंसी है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि वो किसी को दे सकता है। तो लेने वाले क्या हैं, लेने वाले तो मतलब बहुत सारे, मतलब Cl सोडियम क्लोराइड आपने सुना होगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है। तो मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि मतलब उसके आउटर शेल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। जितनी ज्यादा वैलेंसी, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हायर मतलब टेंडेंसी होगी कि वो रिएक्ट करे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जाके। Which of the following does not match the characteristics of an isotopes? अब बताओ आप, isotopes of some elements are radioactive, जैसे यूरेनियम की एग्जांपल ले लो, तो हाँ बिल्कुल सही है यार ये तो। isotopes are the atoms of different elements, ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है यार ये तो। एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, सेम भाई एक ही तरह के दिखते हैं तो एलिमेंट मतलब सेम होते हैं इस केस में, तो ये गलत हो गया, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट, विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। अब आप देखो यार, जब भी आउटर शेल में आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो उसका फार्मूला क्या है, 288, मतलब ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 है तो 16 कितना हो गया, 2 8 10 और 6, तो इसमें कितने, 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आगे वाले में कितने हैं, 2 8 और 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जिसको 1 इलेक्ट्रॉन, जहां पे वैलेंसी 1 है वहां पे तो यार बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है इसकी मतलब रिएक्ट करने की, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब देखो यार, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो सोडियम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कैल्शियम में 2 और क्लोरीन में एक उसमें लेना होता है, नेगेटिव होता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का आप देखो फॉर्मूला मीथेन का CH4, तो ये एक नॉन मेटल है जो कि मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें 4 देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन मेटल है, जो कि बॉन्डेड होते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो जहां पे कम वैलेंसी हो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इनमें शो करती है, और जो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है यार, तो आपने इनकरेक्ट बताना है। द एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, नहीं यार पहले ये चीज सही थी लेकिन बाद में मतलब एक्सपेरिमेंट होते गए तो उसमें पता लगा कि जो एटम है ना उसमें जो पार्टिकल्स हैं, मेटल एटम किस में ब्रेक हो सकता है, प्रोटॉन में ब्रेक हो सकता है, न्यूट्रॉन में ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो सकता है, तो एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया।
एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ये बिल्कुल सही है। ऑल एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, नहीं यार, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसको आपको स्टोर करना पड़ता है। मतलब जैसे केरोसिन है, केरोसिन को आप मतलब कुछ एटम्स को जैसे मतलब वो आग पकड़ लेते हैं। जैसे आपने मैंने कल आपको कपूर का एग्जांपल दिया था, तो कपूर क्या करता है, कपूर मतलब आप उसको सॉलिड स्टेट में रख दो, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उड़ना स्टार्ट कर जाता है, तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो 2 and 4 इज द राइट आंसर हो गया। विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो नील बोर्ड ने बताया था जो फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू, वो नील बोर्ड ने डिस्कवर किया था। व्हाट प्रिवेंट्स एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड, मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको कोलैप्स करने में, मतलब प्रोटॉन जो उसको अट्रैक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मतलब ओवरकम करने में हेल्प करती है जो उसकी मूवमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स, आइसोबार मैंने बताया था जो जिसमें मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो बी इज द राइट आंसर। Which of the following is an incorrect statement in reference with the observation in Rutherford alpha particle scattering एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या था, अल्फा पार्टिकल्स को उसने कोल्ड शीट में मतलब स्ट्राइक किया था और उसको ऑब्जर्व किया था कि उसके जो मतलब बीम है वो कहाँ कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है और अगर वो नहीं हो रही तो कहाँ मतलब किस तरह से बिहेव कर रही है। तो उसने फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल, हाँ यार ये सही है, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, हाँ सम डिफ्लेक्ट किए थे। और मोस्ट ऑफ द आर्टिक पार्टिकल्स पास कर गए, तो हाँ मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास कर गए, तो सी इज द राइट आंसर। विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो याद कर लो वार्ड 60 को यूज करते हैं। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्यों कॉम्बिनेशन मतलब क्यों जो आइटम्स है डिफरेंट वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों रिएक्शंस करते हैं आपस में, तो उसका करने का कारण क्या है कि यार देखो टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, नहीं यार गेन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसने अपने जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए उतने कंप्लीट करने हैं, उसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये सही है। उसने नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि मतलब वो एक स्टेबल बन जाए, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव ना हो, जो भी रिएक्टिव मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि यार हम मतलब अपना मतलब स्टेबल होके रहें, हर बंदा चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, ऐसे ही एटम्स भी चाहते हैं मैं स्टेबल रहूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, जैसे क्लोरीन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका NaCl वो मतलब कंप्लीट हो गया, वो मतलब स्टेबली रह सकता है, बट यहाँ पे वो रिएक्टिव था, ठीक है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जो इनर्ट गैस होती हैं वो भी स्टेबल होती हैं, वो भी चाहती हैं कि यार मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब जैसे उसके आउटर शेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो आपको वाटर का बेसिक वेट पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक वेट कितना होता है। जो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 16 वेट हो गया, 2 इसका 18 हो गया, ठीक है। तो 18 उसका वेट है, इसका 18 वेट है, ठीक है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 360 में कन्वर्ट हो जाए तो ये 20 मोल्स ऑफ वाटर है। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपने ये 18 ग्राम का तो एक मोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कितने मोल्स हो कि वो 360 ग्राम ऑफ वाटर बन जाए, तो 20 मोल्स होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए एटम से एटम को कन्वर्ट करने के लिए, एलिमेंट से एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करने के लिए, आपस में कन्वर्ट करने के लिए हम मोल्स यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक मोल ऑफ एटम, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं। अब आप समझो कि जो ये 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे, मतलब एक जो आपका एटम है, ठीक है, एटम से आपका जो ये कंपाउंड बन गया है, ठीक है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 18 ग्राम में इतने हैं तो आप 360 ग्राम में निकालोगे तो 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही है यार, क्योंकि एटम को देखो कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करते हैं, एलिमेंट फॉर्म करते हैं, फिर एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो और कंपाउंड बनते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है यार ये। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आप एक क्वेश्चन देखो, एटम से तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो मैटर कैसे बना देंगे एकदम से। मैटर बनाने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स बनेंगे फिर वो बनेगा मैटर, तो डी क्या हो गया, डी गलत हो गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। तो ये याद कर लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे 1 ग्राम ऑफ H2, अब 19 ग्राम ऑफ CO2 का मान लो एटॉमिक वेट आ गया, मान लो 70 आ गया, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ N2 का आ गया, मान लो 45 आ गया। तो बेसिक मतलब ऐसा नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मीथेन का मान लो 30 आ गया, ठीक है।
45 ग्राम में, चलो हम इसकी बात करते हैं। 45 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हुए, मैंने आपको बताए थे, एक में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 हो गए। ठीक है, तो आप इसको 45 से डिवाइड करोगे तो ये कम हो जाएंगे। ठीक है, बट 1 ग्राम ऑफ H2 तो सिर्फ 2 ग्राम में हुए, 2 ग्राम में इतने सारे हुए, तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतने ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, तो इसका सी इज द राइट आंसर होगा। A sample of NH3 molecule irrespective of source contains this of nitrogen and इतने % of hydrogen by mass. This data supports law of definite proportion। जब भी आपका कोई मोलिक्यूल बनता है तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज होती है कि उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज फिक्स होती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। एन एलिमेंट एक्स इज डाइवेलेंट, ठीक है, एक्स और वाई है, एक्स डाइवेलेंट है, वाई टेट्रावेलेंट है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दिस टू एलिमेंट्स विल बी, देखो किस रेशो में हो गए, 1:2 में हो गए, तो XY2 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3 होता है। द सिंबल ऑफ कैडमियम इज CD। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है यार, जैसे किसी भी आपने जो भी मॉलिक्यूल है उसका आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप उसको किस मास से डिवाइड कर दोगे, उसको कंपेयर करोगे C12 से। अगर C12 से ज्यादा तो मास ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम हो जाएगा। ए चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रोट अबाउट, मैंने आपको बताया था, जैसे आप लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, उसमें लेटेंट हीट को क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। तो क्या होता है, जैसे हम एनर्जी को उससे बाहर निकालते हैं और अंदर डालते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, फेज को चेंज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। देखो एक में तो 23 है, अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 46 ग्राम बन जाए तो 2 मोल से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम से एटम को कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मोल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मोल्स हो गए। Which of the following represents a correct chemical formula? तो BIP4 इज अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि देखो जो CaCl2 होता है, ठीक है, Na2SO4 होता है, Na2S होता है, ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, देखो Ca2 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो यही इसमें बन जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे चला जाता है, CaCl2। ऐसे ही आप Na और S4 का देख लो, SO4 में कितना होता है, -2, इसमें प्लस, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक क्या होता है और डायटोमिक क्या होता है? मोनोटॉमिक जिसमें एक ही तरह के एटम हो, और डायटोमिक जिसमें 2 तरह के हो, ट्राइटोमिक जिसमें 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनोटॉमिक जो नोबल गैसेज होते हैं जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ठीक है, तो इसमें तो एक ही तरह के एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं, एक ही तरह के एटम है तो उसको बोलते हैं मोनोटॉमिक। द फॉर्मूला फॉर क्विकलाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप यूज करते हो, इंडस्ट्रीज में यूज करते हो आप इसको, ठीक है, तो इसको आप बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स। देखो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, तो यही इसका एवोगैड्रो नंबर होता है और उसका फार्मूला ये वाला है। चलो ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो हो गया, ठीक है, इसको पढ़ो। और मतलब यार इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके मतलब केमिस्ट्री है, देखो एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल उसका बता दिया है। अब आपको अगर ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप बेसिक क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर दोगे। चलो इसको पढ़ो और खुश रहो। थैंक यू।